नमस्कार, के न्यूज के खास स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज मानस। आज हम फिर हाजिर हैं देश विदेश की कुछ खास खबरों के साथ। और सबसे पहले हम बात करेंगे इजरायल और ईरान के बीच करीब एक सप्ताह से एक दूसरे पर लगातार किए जा रहे हमलों की जंग की बात करेंगे। अमेरिका ईरान को आंखें दिखा रहा है। वहीं देखिए कानपुर डीएम और सीएमओ के बीच छिड़ी जंग में योगी सरकार को क्यों कड़ा एक्शन लेना पड़ा और आखिरकार कानपुर सीएमओ सस्पेंड हो गए। स्पीकर सतीश महाना की पैरवी भी काम नहीं आई। और चलते चलते बात होगी उत्तराखंड में निवेश उत्सव और विपक्ष के सवाल की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। इजरायल और ईरान के बीच करीब एक सप्ताह से एक दूसरे पर हमले जारी हैं। एक तरफ इजरायल तेहरान के अलग अलग हिस्सों में एयर स्ट्राइक कर रहा है और उसके न्यूक्लियर ठिकानों को नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान इजरायल पर लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है। ये खास रिपोर्ट देखें। इजराइल ईरान जंग अपडेट्स। पहला दिन ईरान पर इजरायली एयर स्ट्राइक, न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले। दूसरा दिन इजरायली हमले में 138 ईरानियों की मौत, रक्षा मंत्री की धमकी, तेहरान जला देंगे। तीसरा दिन ट्रंप का दावा, ईरान और इजरायल का समझौता होगा, दोनों देशों में लड़ाई जारी। चौथा दिन इजराइल ने तेहरान में न्यूज चैनल की बिल्डिंग पर बम गिराया, एंकर बाल बाल बची। पांचवा दिन ट्रंप बोले खामनेई को अभी नहीं मारेंगे, सुप्रीम लीडर कहां छिपा जानते हैं। छठा दिन ईरानी सुप्रीम लीडर बोले सरेंडर नहीं करेंगे, इजरायली हमले में करीब 600 मौतें। इजराइल ईरान के बीच खतरनाक जंग जारी। इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलों की बारिश कर रहे हैं। ईरान और इजराइल में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमला करने की योजना को मंजूरी दे दी है, लेकिन अंतिम आदेश तक इंतजार करने को कहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अगला कदम देखने के बाद ही फैसला लेंगे। इसी बीच इजराइल ने अराक रिएक्टर इलाके के आसपास बमबारी शुरू कर दी है। साथ ही इजरायली रक्षा बल ने इस इलाके में रहने वाले लोगों से इलाका खाली करने की अपील की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल के तेल अवीव, बीरसेबा, रमतगढ़ और होलोन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इनमें से एक मिसाइल तेल अवीव के अस्पताल पर गिरी है, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। खबरों के मुताबिक इजराइल ने 40 फाइटर जेट से ईरान के तेहरान समेत कई शहरों पर बड़ा हमला किया और अराक रिएक्टर पर बमबारी की। पलटवार करते हुए ईरान ने इजराइल के सरोका अस्पताल पर अटैक किया। हमले के बाद सरोका अस्पताल में अफरा तफरी मच गई और लोग वहां से भागते दिखे। बता दें कि इजराइल ने इराक में अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला किया। वहीं अराक में हैवी वाटर रिएक्टर है। यह फैसिलिटी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है। इसके साथ ही अराक में बड़े पैमाने पर हथियारों का उत्पादन होता है। तेल अवीव, बीरसेबा, रमतगढ़ और होलोन पर हमला। लगातार मिल रही खबरों की बात करें तो ईरान ने जवाब में इजराइल के 4 शहरों तेल अवीव, बीरसेबा, रमतगढ़ और होलोन पर 30 मिसाइलें दागी। इनमें से 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान जानबूझकर इजरायली नागरिकों और अस्पतालों को निशाना बना रहा है। इजराइल इन हमलों का बदला लेगा। वहीं वॉशिंगटन स्थित एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने दावा किया कि ईरान में मौत का आंकड़ा अब 639 हो चुका है और 1329 लोग घायल हुए हैं। क्या ईरान ट्रंप से करेगा बातचीत? आपको बता दें कि अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। ईरान में अब तक 450 से ज्यादा और इजराइल में 24 लोगों की मौत की खबरें सामने आई हैं। ट्रंप के लास्ट चांस के बीच अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान ट्रंप से बातचीत के ऑफर को स्वीकार करने के लिए तैयार है। ट्रंप ने एक मीटिंग की है जिसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने सैन्य सलाहकारों से भी यह सवाल किया है कि क्या अमेरिका के 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल ईरान की अत्यधिक संरक्षित फोर्डो परमाणु साइट को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें कितना असरदार? बता दें कि 13 जून को इजराइल ने ईरान पर घातक हमला किया। इस दौरान इजराइल ने ईरान के परमाणु महत्व
के ठिकानों के साथ उसके कई बैलिस्टिक मिसाइलें, लॉन्चरों और एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया। इसके जवाब में ईरान ने भी सैकड़ों यूवी ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों को दागा। इनमें से कई मिसाइलों को तो इजराइल के आयरन ड्रोन और अन्य एयर डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया। सिर्फ कुछ मिसाइल ही इजराइल की धरती को छू सके। बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच कई देश हैं जिन्हें ईरान के मिसाइल और ड्रोनों को पार करना होता है। इन देशों में इराक, सीरिया, जॉर्डन और लेबनान है। इन देशों को हवाई क्षेत्रों को पार करने के बाद ही ईरानी मिसाइलें इजराइल पहुंच पाती हैं। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें, दूरी और समय। ईरान ने इजराइल पर कुल 370 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इनमें फतेह 1 और सजिल जैसे सुपरसोनिक मिसाइलें शामिल हैं। ईरान और इजराइल के बीच की दूरी लगभग 13 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर है। ईरान की मैक 5 की गति से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल तक पहुंचने में 12 मिनट का समय लेती हैं। वहीं फतेह 1 जैसी सुपरसोनिक मिसाइल 16,000 से 18,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सिर्फ 6 से 7 मिनट में ही इजराइल पहुंच जाती है। वहीं क्रूज मिसाइलों को लगभग 2 घंटों का समय इजराइल पहुंचने में लग जाता है। ड्रोन को यह दूरी तय करने में 9 घंटे तक का समय लग सकता है। इजरायली एयर डिफेंस से ऐसे बचकर पहुंच रही मिसाइलें। इजरायली एयर डिफेंस आयरन डोम प्रणाली पर निर्भर है, जो एक रडार से सुसज्जित है। आने वाले मिसाइलों के साथ साथ उसकी गति और दिशा का भी पता लगा लेती है। इसके अलावा डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम जैसी इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम को भी ईरानी मिसाइलों को पार करना होता है। डेविड स्लिंग 40 किलोमीटर और 300 किलोमीटर के बीच की दूरी की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में सक्षम होती है। वहीं एरो सिस्टम 2400 किलोमीटर तक की दूरी की मिसाइलों को रोक पाने में सक्षम है। नेतन्याहू ने ट्रंप से की फोन पर बात। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान इजराइल जंग के बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा, इजराइल के महान दोस्त अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप का हमारे साथ खड़े होना, समर्थन देना, इजराइल की रक्षा करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। हम लगातार अमेरिका से बात कर रहे हैं। हमने कल रात को भी ट्रंप से बात की है। हमारी बहुत गर्मजोशी से बातचीत हुई। मैं राष्ट्रपति ट्रंप को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। हमने इजराइल राज्य के लिए 2 मौजूदा खतरों को खत्म करने के लिए इन ऑपरेशन की शुरुआत की है। हम इन खतरों को खत्म करने की दिशा में आगे कदम बढ़ा रहे हैं। हमने तेहरान के स्पेस पर कब्जा कर लिया है। हम आयतुल्ला शासन पर जबरदस्त ताकत से हमला कर रहे हैं। हम परमाणु हथियारों, मिसाइलों, मुख्यालयों, शासन के प्रतीकों पर हमला कर रहे हैं। घातक हथियार वार पर वार। आपको बता दें कि इजराइल शुक्रवार को जब ईरान पर हमले शुरू किए थे, तब उसने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों नातांज, फोर्डाओ और इशाफान स्थित परमाणु परिसर को निशाना बनाने की कोशिश की थी। इनमें अब तक जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें नातांज में जमीन से ऊपर बने कुछ ठिकानों को नुकसान की पुष्टि हुई है। हालांकि अंडरग्राउंड ठिकाने सुरक्षित बताए गए हैं। वहीं फोर्डाओ में कोई नुकसान की खबर नहीं आई है। इशफान को कुछ नुकसान की बात सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के मुताबिक उसे फिलहाल ईरान में कई रेडिएशन फैलाने के सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि उसने निगरानी जारी रखी है। दूसरी तरफ ईरान के परमाणु ठिकानों, जिनमें फोर्डाओ प्रमुख है, उसे नुकसान न पहुंचने की खबरें के बाद इजराइल ने अमेरिका से मदद मांगी है। रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल ने अमेरिका से एक खास हथियार बंकर बस्टर बम भेजने की मांग की है। माना जा रहा है कि अमेरिका इस बम को सीधे तौर पर इजराइल को देने की जगह ईरान पर खुद इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। कानपुर में कई दिनों तक चले डीएम वर्सेस सीएमओ विवाद में आखिरकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर गाज गिर गई।
शासन स्तर से सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी को सस्पेंड कर दिया गया है। उनकी जगह श्रावस्ती के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी उदयनाथ को कानपुर का नया सीएमओ बनाकर भेजा गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर हरिदत्त नेमी को कानपुर से ना हटाने की पैरवी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से लेकर भाजपा के कई विधायकों ने की थी। वहीं अपने सस्पेंशन के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पत्रकार वार्ता करते हुए अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। कानपुर सीएमओ सस्पेंड, काम नहीं आई स्पीकर महाना की पैरवी। आपको बता दें कि सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष और कानपुर के वरिष्ठ नेता सतीश महाना ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को पत्र लिखकर बताया था कि डॉक्टर नेमी का जनता के प्रति व्यवहार बेहद सहज और कार्यशैली सराहनीय है। उन्होंने आग्रह किया था कि जनता की भावना को देखते हुए उन्हें कानपुर में ही बनाए रखा जाए। डीएम सीएमओ के झगड़े में दो खेमे में बंट रही भाजपा। दरअसल सिर्फ महाना ही नहीं, एमएलसी अरुण पाठक, गोविंदनगर से भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने भी सीएमओ के पक्ष में डिप्टी सीएम को पत्र भेजा था। इन नेताओं ने लिखा था कि डॉक्टर नेमी सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू कर रहे हैं और जनप्रतिनिधियों से उनका व्यवहार सदैव सम्मानजनक रहा है। हालांकि वहीं बिठूर से विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने सीएम योगी आदित्यनाथ को भेजे पत्र में साफ साफ कहा था कि डॉक्टर हरिदत्त नेमी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने डीएम के खिलाफ ऑडियो वायरल कर माहौल को बिगाड़ा है, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। सांगा ने भी आरोप लगाया था कि सीएमओ डॉक्टर और स्टाफ के साथ अभद्रता करते हैं, आदेशों की अवहेलना करते हैं और तबादलों में मनमानी करते हैं। सस्पेंड का बताया गया ये कारण। सचिव ऋतु महेश्वरी की ओर से जारी आदेश के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया में अनियमितता बरती गई। जिला स्वास्थ्य समिति एवं संबंधित अधिकारियों की स्वीकृति के बिना नियुक्ति पत्र जारी किए, जो नियमों का उल्लंघन है। आदेश में कहा गया कि उक्त कार्रवाई अधीनस्थ चिकित्सा संवर्ग के अंतर्गत की गई है। डॉक्टर नेमी का मुख्यालय महोबा मंडलीय संयुक्त चिकित्सालय नियत किया गया है। सरकार की हो रही थी किरकिरी। बता दें कि सीएमओ हरिदत्त नेगी दलित समाज से हैं, जबकि डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ठाकुर हैं। अब सीएमओ को हटाया गया है तो फिर ये मामला दलित विरोधी करार दिया जा सकता है। बहरहाल कानपुर में अफसरों के झगड़े से सरकार की जगहसाई हो रही थी। दरअसल सीएमओ का मामला स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पास ये विभाग है, जब डीएम की तैनाती नियुक्त विभाग से होती है, ये विभाग मुख्यमंत्री के पास है। इसलिए अखिलेश यादव इसे सीएम बनाम डिप्टी सीएम का झगड़ा बता रहे थे। वे माहौल बनाने में जुटे थे कि हार के डर से बीजेपी में कलह तेज हो गई है। सीएमओ की भगवा तौलिया चर्चे में। बता दें कि डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह और सीएमओ के बीच चल रहे विवाद के दौरान सीएमओ ने पिछले 1-2 दिन से अपनी तबीयत ठीक न होने की बात कहकर ऑफिस नहीं आ रहे थे। वहीं डॉक्टर नेमी ने मंगलवार को कुछ पत्रकारों को फोन और संदेश भेजकर बुधवार सुबह 10 बजे एक प्रेस वार्ता आयोजित करने की जानकारी दी। लेकिन बुधवार को कार्यक्रम से आधा घंटे पहले उन्होंने प्रेस वार्ता रद्द करने की सूचना दी और इसकी वजह अपनी तबीयत खराब होना बताया। वहीं सीएमओ कार्यालय में उनकी कुर्सी पर लगी भगवा तौलिया चर्चा में आ गई, क्योंकि ठीक ऐसी तौलिया मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी देखी जाती है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी और सीएमओ के बीच पूरा विवाद एक ऑडियो वायरल होने के बाद हुआ था। वायरल ऑडियो में एक व्यक्ति कथित तौर पर डीएम पर टिप्पणी करता है। वो कहता है 75 जिलों में ऐसा कोई डीएम नहीं देखा जो इस तरह बात करता है। दूसरे ऑडियो में वही व्यक्ति कुछ लोगों से पैसे की व्यवस्था को लेकर बात करता सुनाई देता है। वो कहता है हर महीने की आमदनी निकालनी है, कोई तरीका बताओ। सीएमओ ने इन ऑडियो में अपनी आवाज होने से साफ इनकार किया। उनका कहना है कि उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है और इस तरह की तकनीक से किसी को फंसाया जा सकता है। डीएम ने निकाल दिया था बैठक से। पूरे घटनाक्रम की बात करें तो बीते शनिवार को नवीन सभागार में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में जिलाधिकारी ने जब हरिदत्त नेमी से ऑडियो क्लिप्स के बारे में जवाब मांगा तो उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और दावा किया कि ये आवाज उनकी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये ऑडियो संभवतः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया गया है ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके। डीएम ने सीएमओ से कहा कि अगर वो निर्दोष हैं तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए, लेकिन जब संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो डीएम ने उन्हें बैठक से बाहर जाने को कह दिया। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से 63.6 करोड़ रुपए देने का अनुरोध किया है।
साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने नई दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से शिष्टाचार भेंट भी की है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राज्य के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है। सीएम ने उत्तराखंड में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की जानकारी भी दी। वहीं विपक्ष ने धामी सरकार की उत्तराखंड में साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने की सवाल का स्वागत किया। तो दूसरी ओर पंतनगर रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव के नाम से होने वाले आयोजन पर कई सवाल खड़े कर दिए। यह हम रिपोर्ट देखें। उत्तराखंड की सियासत में एक समय विकास के साथ ही यहाँ के लोगों को डिजिटली सुरक्षा देने का मन बना लिया है। यह ऐसा विकास है जो न सिर्फ सड़कों और इमारतों तक सीमित है, बल्कि डिजिटल सुरक्षा, शहरी विस्तार और निवेश जैसी दीर्घकालिक रणनीतियों को भी केंद्र में रखता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश की राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राज्य की नई प्राथमिकताओं को लेकर कई प्रस्तावों पर चर्चा की, जिसमें प्रदेश में बढ़ रहे साइबर क्राइम को साइबर सुरक्षा देने की रही। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा कदम उठाने की पहल की है। मुख्यमंत्री ने राज्य में साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा है और इसके लिए केंद्र सरकार से 63.60 करोड़ रुपए की मांग की है। यह केंद्र न केवल डिजिटल अपराधों की रोकथाम में मदद करेगा, बल्कि उत्तराखंड को साइबर फॉरेंसिक, डाटा प्रोटेक्शन और साइबर एक्सपर्ट ट्रेनिंग जैसे आधुनिक क्षेत्रों को मजबूत बनाएगा। वहीं दूसरी ओर सीएम धामी ने राज्य में बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से विद्युत संरक्षा को होने वाले नुकसान पर भी केंद्र का ध्यान आकर्षित किया है। उनके मुताबिक पर्वतीय राज्यों की भौगोलिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए वितरण से जुड़ी परिसंपत्तियों को एनडीआरएफ व एसडीआरएफ के तहत मुआवजे के दायरे में लाने पर जोर दिया गया। वहीं सीएम धामी ने उत्तराखंड में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य ने 3.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे उत्सव के रूप में मनाते हुए उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन पंतनगर रुद्रपुर के औद्योगिक क्षेत्र में किया जाना है। वहीं विपक्ष ने धामी सरकार की उत्तराखंड में साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने के सवाल का स्वागत किया। तो दूसरी ओर पंतनगर रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव के नाम से होने वाले आयोजन पर कई सवाल खड़े कर दिए। इस समय उत्तराखंड राज्य में भाजपा शासित है। स्वयं सोचिए, ये लोग जो है भाजपाई इन्वेस्टमेंट समिट की बात करते हैं, उत्सव मनाने की बात करते हैं। आप स्वयं आप देखिए, इन्वेस्टमेंट जितनी भी समिट्स हुई हैं इनकी, जो भी इन्होंने आउट की हैं, इन्वेस्टमेंट समिट जो है, क्या रिजल्ट्स हैं उसके, परिणाम क्या है, उत्सव किस बात का? भाजपाइयों, कितना झूठ बोलोगे? उत्तराखंड का जनमानस आपको वॉच कर रहा है, देख रहा है। इस प्रकार से आजकल की जो ठगी है उसमें साइबर क्राइम की घटनाएं हम देखते हैं कि साइबर क्राइम की घटनाएं निरंतर रूप से बढ़ते जा रही है और इसमें जिस प्रकार से देहरादून में ये कदम उठाया जा रहा है तो इसका हम स्वागत करते हैं। निश्चित तौर पे आज आप देखेंगे कि किस प्रकार से बड़े बड़े जो हैकर्स हैं उनके द्वारा जो रिटायर्ड बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं या अन्य जो हमारी घरों में गृहिणियाँ होती हैं उनके और बड़े बड़े साइट्स हम देखते हैं कि जो ऑफिस की साइट्स है कई बार वो भी हैक हो जाती है। तो इस प्रकार की घटनाएं निरंतर रूप से बढ़ रही है और अन्य राज्यों ने भी इसमें मजबूती के साथ एक्शन लिया। इस पर जांच बिठाने के साथ साथ इसमें कार्रवाई भी की जा रही है और हमारे देहरादून में जो साइबर क्राइम का जो यहाँ पर एक्सीलेंस सेंटर खोलने का जो प्रयास है इसमें हम स्वागत करते हैं और साथ ही साथ इस पर कार्य भी किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार गवर्नमेंट सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने के लिए बड़े बड़े मुद्दों की बात करती हैं, जैसे यूसीसी में आप देख लीजिए, लेकिन उसके बाद धरातल पे कार्य नहीं करती है। मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के विकास के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। 2 दिन पहले जो उनका दिल्ली में दौरा था उसमें वो रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी से मिले। उन्होंने हमारे 2 शहर मसूरी और रानीखेत के कैंट एरिया को नगर पालिका में मिलाने की मांग की। ये दोनों पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और कैंट बोर्ड के अधीन होने के कारण उनमें विकास के कार्य करने में दिक्कत आती है, उनके नॉर्म्स हैं अलग कैंट बोर्ड के। तो ये अगर केंद्र सरकार के द्वारा
स्वीकृत हो जाती हैं तो इससे दोनों जो हमारे पर्यटन के केंद्र हैं रानीखेत और नैनीताल, इनमें बहुत प्रगति होने की संभावना है। इसी के साथ में वो आदरणीय गृह मंत्री जी से मिले, आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी से मिले, ऐसे कई मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की है और जितने भी प्रस्ताव उन्होंने माननीय केंद्रीय मंत्रियों के सम्मुख रखे हैं वे सभी महत्वपूर्ण हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया है। इस अभियान का नाम ऑपरेशन प्रहार है। पुलिस की 23 विशेष टीमों ने 17 राज्यों में छापेमारी कर 50 से ज्यादा साइबर अपराधियों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने 30 से ज्यादा भगौड़े साइबर अपराधियों के घरों पर नोटिस भी चिपकाए हैं। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध के चलते यह कार्रवाई की गई। 2023 में लोगों को 69 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। 2024 में यह नुकसान बढ़कर 170 करोड़ रुपए हो गया। पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने और साइबर अपराध को रोकने के लिए यह अभियान चलाया। डिप्टी एसपी साइबर क्राइम अंकुश मिश्रा का कहना है कि उत्तराखंड पुलिस देश की पहली पुलिस है जिसने साइबर अपराधियों के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। इससे साइबर अपराधियों को यह संदेश गया कि वह कानून से बच नहीं सकते। राज्य पुलिस का यह अभियान साइबर अपराध के खिलाफ एक निर्णायक कदम है। इस पहल से न केवल आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी सुनिश्चित हो रही है, बल्कि अन्य राज्यों की पुलिस एजेंसियों के साथ समन्वय भी मजबूत हो रहा है। जैसे आपने बात करा कि साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जो बात है, उसमें यह है कि जो साइबर क्राइम है वो एक बढ़ती हुई चुनौती है, जिसमें अलग-अलग प्रकार के जटिल प्रकार के साइबर क्राइम सामने आ रहे हैं और धीरे-धीरे चीज़ें डिफ़िकल्ट होती जाती है, जिसमें जो साइबर अपराधी होते हैं वो नए-नए तरीके अपनाते हैं और साथ में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो इसके लिए बहुत एसेंशियल हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पुलिस भी जो है अपने जो भी इन्वेस्टिगेशन स्किल्स है उसे इम्प्रूव करते जाए और साथ में जो उसके सपोर्ट करने के लिए जो टूल्स होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो हमारे टूल्स होते हैं, कई सारे फ्री टूल होते हैं, कई पेड टूल्स होते हैं। तो उसके लिए नो डाउट ऐसे एक्सीलेंस सेंटर्स जो होते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो होते हैं, वो पुलिस के लिए एक बहुत ही ज़्यादा आवश्यक एक कह सकते हैं वरदान के तौर पे आएँगे, जो कि हमें नो डाउट हेल्प करेंगे बहुत सारे जटिल केसेस में, बहुत सारे टेक्निकल केसेस को सॉल्व करने में। साथ में हमें नीड होती है एडवांस ट्रेनिंग की, जिसमें हम लगातार अपने आप को दक्ष बनाते हैं, कैपेबल बनाते हैं, तो हम ट्रेनिंग कर पाएँगे। साथ में हम इन हाउस अपने कई सारे ऐसे टूल होते हैं जो हम बच्चों की मदद से, इंटर्नशिप की मदद से बनवा सकते हैं, जो कि हमें हेल्प करेंगे। तो इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जटिल समस्या है जिनका सॉल्यूशन जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से मिल सकता है। देखिए, अच्छी बात है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि प्रत्येक दिन कई लोगों के अकाउंट्स खाली हो रहे हैं, ब्लैकमेलिंग चल रही है, लोगों के फर्जी जो है मैसेजेस बना के उनको इधर-उधर बांटा जा रहा है। निश्चित ही इसको एक मजबूत आधार मिलना चाहिए ताकि ऐसे अपराधियों को जो लोगों के चरित्र हनन से लेकर उनकी संपत्ति तक को हड़पने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध इसमें ठोस कार्रवाई हो पाएगी। चश्मा मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा धूमिल हो चुका है, उन लोगों को विकास शायद दिखाई नहीं देता, इसलिए बार बार अपनी निराशा का परिचय देते हैं और अपनी मानसिकता का परिचय भी देने का काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से निवेश उत्सव यहाँ पर करवा रहे हैं, यहाँ के युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, हमारा जो पलायन हो रहा है उसको रोकने की बात कर रहे हैं और उत्तराखंड के अंदर जब इस तरीके के निवेश होंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और वो यहाँ ठहरने का काम भी करेंगे। दूसरा जो हमारा साइबर क्राइम चल रहा है उसको रोकने के लिए लगातार उत्तराखंड की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। उसके लिए वहाँ से दिल्ली से केंद्र से बजट भी मिला है और इन सारे क्राइम को रोकने के लिए सरकार अपना कार्य कर रही है। और क्योंकि इस तरह के क्राइम कोई लिंक आ जाता है उसको खोलने का काम करते हैं हमारे बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या तमाम कोई भी अनभिज्ञता के कारण उसको खोलने का काम करते हैं, तो उन सबको रोकने के लिए इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी जानकारियां होनी चाहिए जिसको देने का काम सरकार भी कर रही है और आगे जो है हमारी सरकार क्राइम को भी ख़त्म करने का काम करेगी और विकास को निरंतर चलाने का काम करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री के सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार का निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग राज्य के विकास को
नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता सेंटर डिजिटल अपराधों की रोकथाम, विशेषज्ञ प्रशिक्षण, साइबर फोरेंसिक और आधुनिक संसाधनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को राज्य की इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति पर चर्चा करते हुए जानकारी दी कि छोटे हिमालयी राज्यों की भौगोलिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए विद्युत उत्पादन, परिक्षण एवं वितरण परिसंपत्तियों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के तहत क्षतिपूर्ति के दायरे में लाया जाए। इससे राज्य का आपदा प्रबंधन तंत्र और अधिक प्रभावी एवं सशक्त होगा। अब देखना होगा राज्य के विकास के लिए केंद्र से यह बजट कब तक मिल पाएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का